हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका फिज़िक्स टीचर मयूर शर्मा फिर एक बार आपके सामने। आई होप कि आपने सारे वीडियो जो हैं हमारे पसंद किए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे ही आपका प्यार हमें दिख रहा है, आपके लाइक्स में, कमेंट्स में, शेयर में। ऐसे ही आप अपना प्यार हमेशा हमेशा हमें देते रहें और आगे के वीडियो भी इसी तरीके से लाइक करते रहें। आज बच्चों हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिनका आना बहुत कंपलसरी है और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022-23 CBSE फिज़िक्स पेपर के लिए आपको इसका करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी इनका आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है बच्चे, तो आज हम 3 टॉपिकों के ऊपर, ठीक है, 3 टॉपिक्स के ऊपर जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा है हमारे पास में कूलॉम्स लॉ। तो आज हम इन 3 टॉपिक के ऊपर 2022-23 CBSE फिज़िक्स पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो लेट स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज जैसे ये क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 1, ठीक है बच्चे, इसमें हमारे पास में ये टॉपिक जो है, जो क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसमें जब हम किसी एक अनचार्ज्ड कंडक्टर पर, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, दूसरा कंडक्टर लेकर आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ये एक हमारे पास में स्फीयर है, ठीक, क्लियर। अब हम इसके साथ में ये दूसरा स्फीयर टच करके रखते हैं, ठीक। अब इसके पास में हम एक नई दूसरी ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर हमने ये प्लस चार्ज दे रखा है। तो अब बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमारे पास में इसको हमने इसके पास में लेकर आए और फिर हमने इनको अलग कर दिया। तो व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन द स्फीयर A और B आफ्टर द सेपरेशन। मतलब पहले इसको लेकर आए, A और B टच किए हुए रखे थे, इसके लाने के बाद हमने इनको अलग किया और अलग करने के बाद A पर क्या चार्ज होगा और B पर क्या चार्ज होगा, ये आपको बताना है। तो चार्ज बच्चों ये होगा कैसे, तो मैंने जैसे बताया है, ये जो क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे बेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेटल्स में होता है। तो ये दोनों ही जो स्फीयर्स हैं, दीज आर मेटल स्फीयर्स। कैसे स्फीयर्स हैं बच्चे, ये मेटल के स्फीयर्स हैं। अब इसमें हमारे पास में जैसे ही हम इस प्लस को लेकर आएंगे, तो हम इसका आंसर अब आपको बताने जा रहे हैं, तो आंसर पे आप ध्यान दीजिए। तो जैसे ही हम इसको लेकर आएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर। तो ये प्लस चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके अट्रैक्शन से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। तो इंडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जितना प्लस चार्ज इसके पास है उतना माइनस चार्ज यहाँ आएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें ट्रांसफ़र हो गए। तो इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से इतना ही पॉजिटिव चार्ज ये दूसरी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक साथ मैं आपको 2 चीज़ें समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ और कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ कि इंडक्शन कैसे होता है और इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। तो हमारे पास में यहाँ पर हम प्लस क्यू लेकर आए, माइनस क्यू यहाँ आया तो प्लस क्यू। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केवल किस में हो पाता है, मेटल्स में, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ईजिली मूव करते हैं। तो ये प्लस चार्ज ने उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या किया, खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो गई या डेफिशिएंसी हो गई
और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब जब हम इन दोनों को यानी कि हम A और B को अलग करेंगे, तो ये हमारा था स्फीयर A, ये था हमारे पास में B, तो ऐसा करने से अब हमारे पास में ये A और ये B, तो जब ये अलग हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए थे वो हमेशा हमेशा के लिए B के पास में है और इसमें से वो हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। तो जब हम ऐसा करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को हटा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कि A पर पॉजिटिव चार्ज, B पे नेगेटिव चार्ज। अब ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स में आते हैं। इसमें आपको डायग्राम दिया होगा या कुछ ऐसे दिया होगा तो आपको ये सिंपली चार्ज बताना होता है। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करके भी बताना होगा। यही क्वेश्चन आपका MCQ में भी आ सकता है जिसमें ऑप्शन होगा, जैसे A and B बोथ आर नेगेटिव, A and B बोथ आर पॉजिटिव, A नेगेटिव B पॉजिटिव और B पॉजिटिव A नेगेटिव, तो उल्टा हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास में हमारा सही आंसर क्या चूज करेंगे हम, A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। तो इस तरीके से A में से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक पर सेलेक्ट करना है और उसका आंसर आपको आपके आंसर शीट में मार्क करना है, लिखना है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन इंडक्शन के ऊपर था। एक और चीज होती है हमारे पास मेथड बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम 2 मेटेलिक बॉडीज को कांटेक्ट में लेकर आते हैं। कांटेक्ट में लाने के बाद में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। अगेन कंडक्शन जो है वो किस में होगा मेरे बच्चे, कंडक्शन होगा हमारे पास में मेटल्स में, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हम किस पर करने जा रहे हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है, और ये दोबारा से रिपीट होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास में अगेन एक A और एक B मेटल स्फीयर्स हैं, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, यानी कि इनमें शेप और साइज दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, और एक ही मटेरियल के ये बने हुए हैं। बस फर्क क्या है कि इसको मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए कि माइनस का 3Q चार्ज दे दिया और मैंने इसको यहाँ पर मान के चलिए Q चार्ज दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या करना है कि ये टोटल चार्ज ऐड होता है और फिर वो हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाता है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब आपको ये वर्ड आइडेंटिकल यहाँ पर दिया हो। अगर ये वर्ड आइडेंटिकल नहीं है तो इसका प्रोसीजर चेंज हो जाता है, जिसके लिए अलग फॉर्मूला लगता है। उसके लिए हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में इसको यूज करेंगे अगर डिफरेंट साइज होगा। अभी हम केवल सेम साइज की बात कर रहे हैं। सेम साइज में हमने बताया आपको कि जैसे ही हम इन दोनों को टच करेंगे तो ये -3Q + Q, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एडिटिविटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है, जिसमें -3Q और +Q को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद में ये हमारे पास बचेगा कितना, -2Q। इन एनी केस अगर हम इस +Q की जगह पर यहाँ पे -Q ले लेते तो यहाँ पर 2Q की जगह पर हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में आ जाता -4Q। अगर हम +Q की जगह पर -Q ले लेंगे तो ये -2Q की जगह पर -4Q आएगा,
क्योंकि -3q और -q मिलाकर -4q होता है, और -3q + q मिलाकर -2q होता है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को टच करेंगे तो ये टोटल चार्ज ऐड हो जाता है, और फिर हम इस चार्ज को आधा आधा, यानी कि अगर ये -2q है तो इसे -q और -q, इसको भी और इसको भी मिलेगा। और अगर हम ये -q वाला वैल्यू लेकर चलते हैं और -4q चार्ज आता है, तो इसको हम फिर दोबारा से आधा आधा डिवाइड कर सकते हैं, -2q और -2q। अगर ये प्लस होता, 3q कैसा होता, प्लस होता, तो जब ये प्लस होता तो प्लस और प्लस, प्लस का 4q और +2q और +2q हो जाता। तो ये वाला जो आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो हम आगे भी करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये कंसेप्ट दोबारा से रिपीट होगा, बस फर्क क्या है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, वहाँ पे जब वो न्यूमेरिकल में कंसेप्ट होगा तो ये उसका पार्ट होगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल फिर आपका 3 मार्क्स का होगा। लेकिन वो न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये कंसेप्ट नहीं आता होगा। तो कंडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एनसीईआरटी में और बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और इस बार आने के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो ये वाला एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। -3q q था, ऐड होने के बाद -2q और -q, ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स होंगे, यानी पहले टोटल चार्ज ऐड होगा और फिर आधा और आधा डिवाइड होगा। तो ये आज हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इसको जोड़ा जा सकता है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है छोटे छोटे कंसेप्ट्स को। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया इंडक्शन पे, एक किया हमने कंडक्शन पे, ठीक है, एक फ्रिक्शन पे भी कर लेते हैं। तो हमारा तीसरा मेथड जो था वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पर बोर्ड में किस तरीके से क्वेश्चन आया है, तो मेरे पास में यहां पर 2 रॉड है, 2 रॉड में से एक जो है किसकी है, यहां पर एक रॉड जो है वो मेरे पास में प्लास्टिक की है और दूसरी ग्लास यानी कांच की है। ठीक, अब गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें जो हमने स्फीयर्स लिए थे वो मेटल के लिए थे। क्यों लिए थे भाई मेटल के? मेटल के भाई इसलिए लिए थे क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो मेटल के लिए ही तो बना है। अब वो मेटल के लिए बना है तो मेटल ही तो लेंगे, तो कंडक्शन हो चाहे इंडक्शन हो तो हमें मेटल स्फीयर चाहिए। और अगर हम फ्रिक्शन कर रहे हैं तो फ्रिक्शन के लिए हमें नॉन मेटेलिक बॉडीज चाहिए। तो प्लास्टिक और ग्लास दोनों ही नॉन मेटेलिक बॉडीज हैं और हमारा जो फ्रिक्शन है वो केवल इन्हीं के लिए काम कर पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पर मेरा आपसे ये है कि अगर मैं इस प्लास्टिक और ग्लास को क्या कर दूं बच्चे, रब कर दूं, तो रब करने का मतलब हमने इन दोनों को एक दूसरे से रब किया। ठीक है, नॉर्मल रबिंग करी, घिस दिया इसको। अब घिसने के बाद में क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये आफ्टर रबिंग ईच अदर तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा। तो मैंने आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि 2 लाइक चार्जेस यानी 2 प्लस चार्ज जो होते हैं या 2 माइनस चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और प्लस और माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी या तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, तो 2 में से एक ही आंसर होगा। अब तो 2 में से एक आंसर होगा तो अब हम करेंगे कैसे इसको। तो क्वेश्चन हमारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एक प्लास्टिक का एक ग्लास का, दोनों को रब किया। अब ये रब करने के बाद में दे विल रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज आपको बतानी है। इसका कंसेप्ट कहां पर है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। तो जब 2 चीजों को हम रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहां पे ये चीज भी हमें याद रखनी चाहिए कि कभी आगे काम आ सकता है
कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन लेगा। तो यहां पे वो जो टर्म होता है वो होता है वर्क फंक्शन। ठीक है, वैसे जनरली ये वैल्यूज में वर्क फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन कम आता है बोर्ड में, लेकिन आगे आपको कहीं कंसेप्ट आता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि विच मटेरियल विल लूज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा जिसका वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो मान के चलिए कि प्लास्टिक का वर्क फंक्शन कम है, ग्लास का वर्क फंक्शन ज्यादा है, ऐसा मैंने मान लिया है। एग्जैक्ट वैल्यू आपको तभी पता चलेगी जब आपको वर्क फंक्शन दिया हो। तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि प्लास्टिक का वर्क फंक्शन कम है, तो ये ग्लास को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो हमने पहली चीज क्या सीखी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पे गया, और ये केवल इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और इस पे चार्ज कौन सा आ गया, माइनस। तो प्लस माइनस क्या करते हैं मेरे भाई, प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस होते हैं। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, अट्रैक्शन, या दीज टू विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर एमसीक्यू में आता है तो आप उस हिसाब से टिक करिए, नहीं आता है 1 मार्क्स में आता है तो आप धीरे आंसर लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो अभी हमने एक क्वेश्चन फ्रिक्शन पे किया। तो ये हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज और चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन पर डिपेंड है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में जो कंसेप्ट्स आते हैं उसमें आता है हमारे पास कूलाम्स लॉ। अब कूलाम्स लॉ में हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, और उसी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि उनके क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। आपने अगर कूलाम्स लॉ के कंसेप्ट सीख लिए तो वही कंसेप्ट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएंगे। अब मैं आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं कि एक क्वेश्चन मैं कूलाम्स लॉ पे कर रहा हूं और एक क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रिक फोर्स पे कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो यानी वो दोनों का जो मेथड है वो तो एक ही है। वो कैसे एक ही है, तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मूले रिवाइज कर लेना चाहिए। तो फॉर्मूले रिवाइज करने में, जैसे कि मेरे पास में ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना है, R। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अभी अगर ये एक से ज्यादा फोर्स हो जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम करता है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए सारे फोर्सेस को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन सब का हमें वेक्टर सम करना होगा। ऐसे ही ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है अगर सिंगल चार्ज रह जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास में सिंपल एक ही चार्ज रहेगा, तो इसमें से ये चार्ज हट जाएगा। तो चार्ज के हटने से फील्ड तो ना खत्म होगा। जैसे सिग्नल आ रहा है, मोबाइल चल रहा है, लेकिन मोबाइल चले जाने से सिग्नल खत्म नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही अगर मैं इस चार्ज को हटा देता हूं तो मेरे पास सिंगल चार्ज रह जाएगा Q। तो मैंने Q1 की जगह पे सिंपल Q लिखा क्योंकि ये अकेला है। यहाँ 1 और 2 क्यों लिखा था, क्योंकि 2 अलग अलग चार्जेस थे। अब यहाँ पे मेरे पास में डिस्टेंस कितना हो गया, R। सपोज करो ये पॉइंट हो गया P। मेरे को निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर चार्ज, 2 चार्ज के बीच में ये फोर्स था। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R² हो जाएगा। तो आपने क्या फर्क देखा कि Q 2 थे, अब 1 रह गया, बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो सेम कंसेप्ट यहां पे हमें यूज करना है, E1 E2 E3 प्लस डॉट 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 En। ठीक है बच्चे, तो ये फॉर्मूले हमें पहले याद हो जाने चाहिए।
ऊपर वाले दो फॉर्म, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फॉर्मूले हैं। एक से ज़्यादा फोर्स या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उन्हें हम डायरेक्ट ऐड करके वेक्टर सम कर लेते हैं। ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चार्ज का होता है तो दो की जगह पर एक चार्ज लग जाता है। तो सामने आप डिफरेंस भी देख सकते हैं और साथ के साथ इसको याद भी कर सकते हैं। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये लगेगा कि जैसे इसका क्वेश्चन हो रहा है वैसे ही इस फॉर्मूले का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला और होता है, जैसे अगर हम यहां पर किसी नए चार्ज को ले आए, मान लो कि ये नया चार्ज जो मैं यहां पर लेकर आया तो वो Q है, तो होगा क्या कि जैसे ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन हमने अब थोड़ा कंसेप्ट चेंज कर दिया, दोनों चार्जेस के बीच में एक लिंक डाल दिया। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डाल दिया हमने? लिंक। और वो लिंक कौन है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब हम ये कहते हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। जब यहां पर हम इसको कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि भैया ये वाला जो चार्ज है ये कहीं पर क्या हुआ? हिडन हो गया। जब ये चार्ज हिडन हो गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब फोर्स लगाएगा किस पर? Q पर। और जब ये Q पे फोर्स लगाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में F इक्वल टू QE, यानी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कब? जब हम एक चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आपने ये देखा, एक फॉर्मूला सुपरपोजिशन में फोर्स को ऐड करने का देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का किसी पॉइंट चार्ज से, एक फॉर्मूला ये और एक ये देखा। अब हम इन सब के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी भी मैं बता रहा हूं, मेथड भी बता रहा हूं। तो ये सारे के सारी चीजें अब आपको क्या करनी है? देखनी है और अच्छे से समझनी है। ठीक है बच्चों, समझ में अगर आपको नहीं आए, ठीक है, हाँ, तो बच्चे अभी जो हमने फॉर्मूले रिवाइज किए उनको याद करना है बहुत अच्छे से, और अब आपको आगे देखना है कि अब इस पर क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखिए यहां पे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर है क्या कि मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि जो आपको अगर कंसेप्ट समझ में आएगा तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा तो सेम कंसेप्ट आप लगाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं आपको जो अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो दो तरीके से समझा रहा हूँ। पहले मैं उसे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ और फिर उस पर न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो भी बता रहा हूँ। तो जैसे अभी हमारे पास में अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये कूलाम्ब्स लॉ पे करना चाहते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि मेरे पास में 2 बॉल्स हैं। ठीक है, अब ये 2 बॉल्स में से मैंने एक को यहाँ पे रखा और इससे ये डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसके ऊपर ये एक दूसरी बॉल रख दी। ठीक है, तो एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल रुकी हुई है। ठीक है, तो यहां पर कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है? ग्रेविटी की वजह से। और नहीं गिर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी के अपोजिट आपने कोई फोर्स लगा दिया। अब देखो पहले तो इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं ए को पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं, कैसा चार्ज दे रहा हूं बच्चे? पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे ए को चार्ज कैसा देना चाहिए? तो इसमें हमारे पास में जो ग्रेविटी है वो mg यानी कि m इंटू जी, वेट ऑफ द बॉडी नीचे की तरफ काम कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात ये है कि मुझे इसको रोकना है तो मुझे इसके अपोजिट फोर्स चाहिए। अगर मैं यहां पर ये माइनस चार्ज देता हूं तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो बल्कि ये और तेजी से नीचे आएगी, और अगर हम इसे प्लस दे देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ये जो फोर्स है ये किसने लगाया? ये चार्ज ने लगाया। ये किसने लगाया? ग्रेविटी ने लगाया। अगर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस का मतलब इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो ये हवा में रुक जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। किसी भी चीज को हवा में रोकने के लिए हमें उसके वेट को बैलेंस करना होता है। अब देखो इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल बना डालते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं बच्चे?
तो यहां पर हमारे पास में यहां पर ये डिस्टेंस हमने मान ली r और हमें ये निकालनी है, ठीक है। और हमारे पास में यहां पर वैल्यूज दी हुई है, m जो है वो 20 ग्राम है, ठीक। g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक। हमारे पास में पहला चार्ज यानी कि A पे जो चार्ज है वो 2 × 10 या एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम 2 माइक्रो कूलाम लेके चलते हैं, तो इससे आपको पता भी लगेगा कि यूनिट को कैसे चेंज किया जाता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना ये चाहूँगा कि मैंने एकदम से रुक क्यों गया। मैं इसलिए रुक गया कि मैं कूलाम में लिखने जा रहा था वैल्यू, तो ये बच्चे अक्सर कर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि माइक्रो कूलाम में वैल्यू होती है, इसी को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लेकिन हमें इंटरनेशनल यूनिट्स यूज़ करने हैं और इंटरनेशनल यूनिट होता है कूलाम। तो यहाँ पर हमें पहले चेंज करना पड़ेगा 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास में ये दूसरा चार्ज अगर मैं ले लूँ 5 × 10⁻⁻6 या 5 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो होगा तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अभी मैंने ये डायरेक्ट दे दिया तो हमें डायरेक्ट रखना होगा। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है कि माइक्रो है तो इसे चेंज करना है, किसमें, कूलाम में चेंज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास में इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक फोर्स था, एक फोर्स ये था, तो हमने F को mg के इक्वल कर दिया, ठीक मेरे भाई। तो हमारे पास में यहाँ पर F की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 अपॉन r² mg। अब बात सुनिए मेरी बात, देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एक नए तरीके से करा रहा हूँ। अक्सर का आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं। उसमें करते क्या है, क्वेश्चन में पहले वैल्यू डाल देते हैं, और बच्चे भी यही गलती करते हैं कि भाई पहले वैल्यू डाल देते हैं। तो आपको कोई क्वेश्चन है ना डेरिवेशन की तरह समझना है, उसको डेरिवेशन की तरह करते लाइए, लास्ट में वैल्यू पुट करिए, आपका कैलकुलेशन पार्ट कम हो जाएगा। जब वो कैलकुलेशन पार्ट कम होगा तो वो हमारे पास में वो कैसे होगा, देखिए ये हो जाएगा r। अब ये r² मेरे को निकालना था, ये तो निकालना है मेरे को r, तो r को मैं एक तरफ ले जाऊं, बाकी की सारी चीजें इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले गए, तो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय mg हो जाएगा भाई। जब ये ऐसा हो गया तो यहाँ पर अब फाइनली मेरे को r निकालना है, तो r निकालने के लिए मैं इस तरफ का रूट कर दूंगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा, तो k हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन m इंटू जी। k की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 9 × 10⁻⁹। पहला चार्ज मेरे पास कितना था, 5 × 10⁻⁻6। नेक्स्ट 2 × 10⁻⁻6 m 20 ग्राम। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमें यूनिट कौन सा डालना है, इंटरनेशनल यूनिट, तो ये 20 × 10⁻³ किलोग्राम हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये 20 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 10, ठीक है भाई। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, और एक ही बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बार बार नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये इस तरीके से बताया। अब यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके कैसे चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि अभी तो हमने इसको कूलाम्स लॉ के लिए निकाला था, ठीक है भाई। तो हम यहां पर इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकते हैं, अब समझिएगा बात को। सेम कंसेप्ट चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन सेम मिलता जुलता क्वेश्चन अब आपको यहां पर नए तरीके से कराया जा रहा है। कंसेप्ट वही है, बस मेथड में क्यों चेंज आ गया, क्योंकि मैं अब फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है।
देखिए सेम क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, एनसीईआरटी में दिया है आपके कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मुझे इसे हवा में रोकना है, एयर में मुझे इसको बैलेंस करना है कि नीचे नहीं गिरे। तो जब ये नीचे नहीं गिरेगा तो मुझे क्या चाहिए कि भैया इसके वेट को mg वेट है इसका, तो मुझे इसे बैलेंस करना होगा। पिछली बार मेरे पास यानी पिछले क्वेश्चन में मेरे पास में चार्ज था, उस चार्ज से मैंने नीचे रख दिया चार्ज, उसने फोर्स ऊपर लगाया, इसको रोक दिया। अब इसमें चेंज क्या आया, क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि चार्ज नहीं रखना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। तो सेम क्वेश्चन यानी कि जो चार्ज था उसने फोर्स लगाया था, लेकिन अब चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही रहेगा ना, चाहे वो फील्ड लगाए चाहे चार्ज लगाए। तो हमारे पास में हम यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं जो इसको बैलेंस कर दे। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है तो अपनी डायरेक्शन में लगाता है, और नेगेटिव चार्ज पर अपने अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि भैया हमारा इलेक्ट्रॉन तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है कि mg को खत्म करने के लिए मुझे फोर्स कहाँ चाहिए, ऊपर। फोर्स कहाँ चाहिए, ऊपर। क्यों, क्योंकि मुझे mg को खत्म करना है, बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अभी मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के पर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट। फोर्स चाहिए ऊपर, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाना पड़ेगा, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है नीचे, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, यानी कि फोर्स के ऊपर। यानी फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अब इसमें चेंज कर सकते हैं हम, कैसे चेंज कर सकते हैं कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन की जगह पे कौन ले लूँ, अब प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ग्रेविटी तो नीचे ही काम करनी है ना, तो ग्रेविटी इस पर भी कहाँ काम कर रही है, नीचे, और फोर्स भी आपको कहाँ चाहिए, ऊपर। लेकिन देखो अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा रहा था, नीचे। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चाहिए, ऊपर। तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं, समझ में आया। इस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको यूज़ करते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नीचे लगाया, तो फोर्स कहाँ लग गया, ऊपर। प्रोटॉन था पॉजिटिव चार्ज, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब कैसे करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दूंगा तो फोर्स मुझे दोबारा से ऊपर मिलेगा, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव के लिए मुझे नीचे लगाना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। तो कंसेप्ट तो एक ही चल रहा है ना भाई, कंसेप्ट एक ही चल रहा है। तो यहाँ पर हमें एफ को किसके इक्वल कर देना है, mg। अभी फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, एफ इक्वल टू क्यू ई मतलब चार्ज। तो यहाँ पे चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, स्मॉल ई। ये आपको मालूम होना चाहिए, एलिमेंट्री चार्ज है दोनों पे, वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये हो गया हमारे पास में mg। तो ये E मैंने अलग से क्यों दिखाया है, जिससे आपको याद रहे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज E होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब अगर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो आपको आंसर कितना छोड़ना है, आपको आंसर छोड़ना है यहाँ पर कितना, E निकालना है ना हमको। तो हम mg तो पहले से थे हमारे पास, तो E को ले गए तो E नीचे आ गया, ठीक है भाई। अब ये न्यूमेरिकल कैसे बन गया, न्यूमेरिकल के अंदर हमें इनकी वैल्यू रखनी होगी और कैलकुलेट करनी होगी। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन वैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, दी होती हैं क्वेश्चन में। जैसे मैं आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूं तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
10 की जगह पे कहीं कहीं पे 9.8 भी दे सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी मर्जी से नहीं रखना है। क्वेश्चन में दिया होगा तो 10 रखना है, वरना जनरली हम 9.8 रखते हैं। E ये स्टैंडर्ड है, ये हम खुद रख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पूरी वैल्यू को दोबारा से आप कैलकुलेट करेंगे तो E की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया क्या, न्यूमेरिकल। और यही पहले हमने किस तरीके से पढ़ा, एक कंसेप्ट की तरह। तो कंसेप्ट और न्यूमेरिकल, इस चीज़ को अगर आप जोड़ते हैं तो हमारे पास में हमें अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहती है। यही न्यूमेरिकल बन जाता है, यही कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक हमने क्वेश्चन किया इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ पे। हाँ तो बच्चे, ये हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल आपस में लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे, और नहीं तो हमारे पास में अभी हम इसको अपने चैनल पर लोड करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इस पर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन कंसेप्ट्स को हम वहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।